अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम देखेंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन फॉर बाइनरी क्लासिफिकेशन किस तरीके से काम करता है और इसकी जो बेसिक्स हैं उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। लॉजिस्टिक रिग्रेशन जिस हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया कि हमने लर्न करने हैं सेट ऑफ वेट्स जिनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डब्ल्यू से या थीटा से फॉर बोथ क्लासेस, और देन एट द टाइम ऑफ टेस्टिंग हम इन सेट ऑफ वेट्स को यूज करेंगे और देखेंगे कि अगर हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आ रही है वो ग्रेटर देन इक्वल टू एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड है तो वो टेस्टिंग डाटा क्लास 1 से बिलोंग हो जाएगा, और एल्स के केस में उसकी जो क्लास आ जाएगी वो जीरो आ जाएगी। मींस वन क्लास और जीरो क्लास, या वन को अगर हमने पॉजिटिव सेंटिमेंट एनालिसिस से रिप्रेजेंट किया और इसको नेगेटिव सेंटिमेंट क्लास से बिलोंग किया तो इसके रिस्पेक्टिवली आंसर आ जाएगा। जिस हमने प्रीवियसली देखा था टेक्स्ट क्लासिफिकेशन की काफ़ी एग्जांपल्स हैं, सेंटिमेंट एनालिसिस की है, स्पैम नोट स्पैम की है, ऑथर एट्रीब्यूशन की है, एंड तमाम केसेस में जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है उसको एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है। ये वो टिपिकल डेफिनेशन है जो हम पहले भी देख चुके हैं टेक्स्ट क्लासिफिकेशन में कि आपके पास इनपुट होगा एक डॉक्यूमेंट और आपने उस डॉक्यूमेंट को की क्लास डिटरमिन करनी है कि वो किस क्लास से बिलोंग कर रहा है, C1, C2, C3। जब हम बाइनरी क्लास की बात करेंगे तो आपके पास C में सिर्फ 2 क्लासेस आ जाएंगी, C1 और C2। जब हम मल्टीनोमियल क्लास की बात करेंगे तो वहां पे आपके पास ज्यादा क्लासेस आ सकती हैं। इस लेक्चर में और नेक्स्ट फ्यू लेक्चर्स में हमारा फोकस फॉर बाइनरी क्लासिफिकेशन। अगेन गिवन अ सीरीज ऑफ इनपुट आउटपुट पेयर, क्योंकि ये सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है तो हमारे पास इनपुट के अगेंस्ट उनके लेबल्स भी होंगे। क्योंकि हम टेक्स्ट क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो इसमें y में रिस्पेक्टिव क्लास है। अगर हम सेंटिमेंट एनालिसिस की एग्जांपल लें तो इनपुट xi रिप्रेजेंट करेगा पूरे का पूरा एक डॉक्यूमेंट या रिव्यू जिसमें एक सेंटिमेंट होगा, आई लव दिस फोन, और आगे उसका क्लास आ रही होगी पॉजिटिव सेंटिमेंट। या अगर हमने उसको पॉजिटिव को 1 से रिप्रेजेंट किया और नेगेटिव को 0 से रिप्रेजेंट किया तो आगे इसके 1 आ रहा होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल में डॉक्यूमेंट होगा और उसकी क्लास आ रही होगी 0 0 1 0। सो फॉर ईच ऑब्जर्वेशन xi, हर इनपुट डॉक्यूमेंट के लिए हम एक फीचर वेक्टर बिल्ड करेंगे। हर इनपुट डॉक्यूमेंट के लिए हम एक फीचर वेक्टर बिल्ड करेंगे, x1 x2 x3, उसमें मल्टीपल फीचर्स हो सकते हैं। और हर इनपुट फीचर के अगेंस्ट जो हमारे पास y आ रहा होगा वो 0 या 1 होगा, और ऑब्वियसली जो हमने क्लासिफायर या क्लास प्रेडिक्ट करनी है वो भी 0 होगी या 1 होगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि फीचर वेक्टर से क्या मुराद। आपके पास तमाम के तमाम वर्ड्स भी फीचर हो सकते हैं और उसमें से जो सिलेक्टेड वर्ड्स हैं वो भी फीचर हो सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जांपल स्टार्ट करेंगे तो आपको चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। जिससे आप इस तरह ये देखें कि फीचर्स इन लॉजिस्टिक रिग्रेशन फॉर फीचर xi, weight wi tells is how important is xi। लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हर फीचर, चाहे हम उसको fi कह लें या xi कह लें, उसके साथ एसोसिएट होता है एक वेट wi या थीटा है जो कि उसकी इंपॉर्टेंस को रिप्रेजेंट करता है कि वो कितना पॉजिटिवली रोल प्ले कर रहा है या नेगेटिवली रोल प्ले कर रहा है। अब हमारे पास अगर एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमारे पास 3 ही फीचर्स थे, एक था ऑसम, सेकंड था स्मेल और लास्ट वन था मीडियोकर। अब हमारे पास इन 3 फीचर्स के अगेंस्ट जो वेट्स लर्न होंगे वो होगा
W, अगर इसको हम कहते हैं ये फीचर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो मेरे पास ये W1, W2, W3 या θ1, θ2, θ3 होगा। और अब जब हम ट्रेनिंग डेटा से इन फीचर्स की वेट्स लर्न करना स्टार्ट करेंगे और हम एक क्लास को कंसिडर करेंगे फॉर क्लास 1, और क्लास 1 का मतलब है पॉजिटिव सेंटीमेंट, तो ऑटोमेटिकली अगर हमें क्लासिफाई करना है तो और माइंड में रखना है क्लास 1 दैट इज पॉजिटिव सेंटीमेंट, तो ऑसम का वेट की वैल्यू ज्यादा ग्रेटर होगी एज कंपेयर टू दिस वन, क्योंकि ये बता रहा है कि वेरी बैड ये नेगेटिव सेंटीमेंट है और मीडियोकर अगेन नेगेटिव सेंटीमेंट है। तो फॉर क्लासिफिकेशन टास्क इन दो फीचर्स की वैल्यूज कम होंगी और इसकी वैल्यूज ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि हमारा जो फोकस है वो क्लासिफिकेशन में पॉजिटिव सेंटीमेंट है। तो जब हम पॉजिटिव सेंटीमेंट की बात कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली उस पर्टिकुलर सिनेरियो में हमारे पास पॉजिटिव वर्ड्स के साथ जो फीचर एसोसिएटेड हैं उनके वेट्स की वैल्यू हाई होगी और नेगेटिव वर्ड्स के साथ जो एसोसिएटेड वेट्स हैं उनकी वैल्यू कम होगी। और ऑटोमेटिकली एट द टाइम ऑफ प्रेडिक्शन हम इन सेट ऑफ वेट्स को यूज करेंगे फॉर प्रेडिक्शन पर्पस। अगेन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे एग्जांपल, उससे चीजें क्लियर हो जाएंगी। सो लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हमारे पास इनपुट ऑब्जर्वेशन है जिसमें हमारे पास मल्टीपल फीचर्स हैं, हर फीचर के साथ कोई ना कोई वेट एसोसिएट है। हम वेट्स को W से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और थीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये दोनों चॉइसेस हमारे पास हैं। और जो हमने प्रेडिक्ट करना है वो है बाइनरी क्लास, 0 क्लास है या 1 क्लास है। और मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हमारे पास क्लासेस का काउंट 2 से ग्रेटर हो सकता है। अभी जो हमारा फोकस है दैट इज दिस वन। अब हाउ टू डू क्लासिफिकेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन में क्लासिफिकेशन किस तरीके से होगी बाइनरी के केस में। फॉर ईच फीचर xi weight theta I या wi tells us the importance of xi, के हर फीचर के साथ कोई ना कोई वेट असाइन होगा और वो हमें उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताएगा। और प्लस हमारे पास एक एक्स्ट्रा बायस होगा जिसको हम b से या थीटा नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपके पास अब 3 फीचर्स हैं x1, x2, x3, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो उसके वेट्स हैं θ1, θ2, θ3, हर एक रेस्पेक्टिव वेट्स होंगे। अब इन फीचर्स की अपनी कुछ वैल्यूज होंगी। फॉर एग्जांपल इन फीचर्स की वैल्यू हो सकती हैं 10, 20, 10, और इन फीचर्स की वेट हो सकता है 0.5, 0.1, -0.3। अब हम क्या काम करते हैं एज अ फर्स्ट स्टेप, इन फीचर्स की जो वैल्यूज आ रही हैं उनको रिस्पेक्टिव थीटा के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और एडअप कर देते हैं। मींस के x1 को मल्टीप्लाई करते हैं θ1 से, प्लस x2 को मल्टीप्लाई करते हैं θ2 से, प्लस x3 को मल्टीप्लाई करते हैं θ3 से, और प्लस बायस दैट इज थीटा नोट। और इस तरह हमारे पास एक वैल्यू आ जाती है दैट इज z। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस z की रेंज क्या हो सकती है, इसमें कम से कम क्या वैल्यू होगी और लार्जेस्ट क्या वैल्यू होगी, तो आपका आंसर क्या होगा? वेरी गुड, आपका आंसर ये होगा कि इस z में जो वैल्यूज स्टोर हो सकती हैं वो -इंफिनिटी से +इंफिनिटी स्टोर हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो वेट्स हैं उनकी वैल्यूज भी नेगेटिव हो सकती हैं और जो फीचर्स हैं उनकी वैल्यूज भी डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम नेगेटिव हो सकती हैं। अगर ये मेरे पास एक्सप्रेशन है θ1, θ2, x1 मल्टीप्लाई बाय θ1, x2 मल्टीप्लाई बाय θ2 एंड सो ऑन, तो क्या इस एक्सप्रेशन को अगर मैं समेशन i यहाँ पे लिख देता हूँ, समेशन i इज इक्वल टू 1 अप टू 3 xi
और थीटा आया लिख दूं तो क्या है, ये इक्विवेलेंट है इसके? बिल्कुल है, क्योंकि ये जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली x1 थीटा 1 प्लस x2 थीटा 2 एंड x3 थीटा 3। और अगर हमारे पास n फीचर्स हैं तो हमारे पास उसकी ये जेनेरिक इक्वेशन आ गई, चाहे हम उसको w की फॉर्म में लिख लें, चाहे हम थीटास की फॉर्म में लिख लें। होपफुली कोई कंफ्यूजन नहीं है। और अगर आपके पास w भी एक वेक्टर है या थीटा भी एक वेक्टर है, राइट, और इसी तरीके से जो आपके पास x वैल्यूज आ रही हैं वो भी एक वेक्टर है। और इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं कि आपके पास थीटा है, एक वेक्टर है, और जब हम वेक्टर की बात करते हैं तो इस पर्टिकुलर केस में मेरे पास 3 रो और 1 कॉलम है, और x भी एक वेक्टर है जिसकी मेरे पास 3 रोज और 1 कॉलम है। अगर मैं थीटा का x से ट्रांसपोज ले लूं, मीन इसका डॉट प्रोडक्ट ले लूं, तो इट मीन्स दैट इज थीटा ट्रांसपोज x। थीटा ट्रांसपोज एक्स का मतलब है कि इसकी जो डायमेंशन हो जाएगी वो हो जाएगी 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3/1। अगर मैं इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करता हूँ तो मेरे पास जो थीटा आ जाएगा, यहाँ पे जो मेंशन है, मुझे आपको अगर कलर चेंज करने था तो उससे चीज़ें और ज़्यादा राइट। सो अब आपके पास जो थीटा आ रहा है, थीटा जो हमने यहाँ पे वैल्यूज ली थी वो थी, इसकी डायमेंशन आ जाएगी 1 रो और 3 कॉलम्स, दैट इज 0.3 सॉरी 0.5 0.1 और -0.3। ये हमारे पास आ गया थीटा का एक वेक्टर, क्योंकि ये है थीटा ट्रांसपोज। और एक्स का वेक्टर है वो आपके पास आ जाएगा 10 20 और 10। और जब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास ये मल्टीप्लाई होगा दिस वन से, तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 0.1 मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस -0.3 मल्टीप्लाई बाय 10। तो ये ऑटोमेटिकली इसके इक्विवेलेंट है। सो हम इसको w डॉट एक्स, w का डॉट प्रोडक्ट x से लिख लें, या इस तरह समेशन की फॉर्म में लिख लें, या थीटा डॉट x लिख लें, या इस फॉर्म में लिख लें, एक ही बात है। क्योंकि जब आप थीटा का डॉट प्रोडक्ट लेंगे x से तो दैट इज इक्विवेलेंट टू थीटा ट्रांसपोज x। सो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा ये वाली नोटेशन की। और अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या, इफ द सम इज हाई वी से y इज 1 एंड लो देन y इज 0। सो क्योंकि बाइनरी क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो अगर ये सम हमारे पास हाई है तो हम इसको 1 क्लास से बिलोंग कर देंगे, अदरवाइज हम इसको 0 क्लास से बिलोंग कर देंगे। बट वी वांट अ प्रोबेबिलिस्टिक क्लासिफायर। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम एक ऐसा क्लासिफायर करना चाह रहे हैं जो फॉर 1 क्लास हाई वैल्यू रिटर्न करे। और क्योंकि हम ये प्रोबेबिलिस्टिक हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे पास 1 क्लास की और 0 क्लास से बिलोंग होने की प्रोबेबिलिटीज आए जब हमारे पास गिवन इनपुट कोई भी इनपुट ऑब्जर्व करें। तो इस चीज को हम फॉर्मुलेट करते हैं थ्रू सिग्मॉइड फंक्शन। जिस तरह z में हमारे पास इस नोटेशन से आप फेमिलियर हैं, देन जब हम इसको पास करते हैं सिग्मॉइड में, s स्टैंड फॉर सिग्मॉइड, या इसको तो सिग्मॉइड इज इक्वल टू 1/1 प्लस e की पावर -z, या 1/1 प्लस e एक्स पी की पावर -z। ये सिग्मॉइड फंक्शन है। ये सिग्मॉइड फंक्शन क्या काम करता है, ये -इंफिनिटी से +इंफिनिटी की वैल्यू को मैप कर देता है बिटवीन 0 एंड 1। नेक्स्ट डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये है आपके पास सिग्मॉइड फंक्शन। सिग्मॉइड फंक्शन जो इनपुट ले रहा है एक्स एक्सिस पे आप देखिए z, ये z है,
और वाई एक्सिस पे है सिग्माइड फंक्शन कि अगर ये 0 है तो ये आउटपुट करता है 0.5, अगर ये 1 है तो इसकी वैल्यूज ये आ जाएगी, -1 है, और 1 है तो माइनस इसकी वैल्यूज यहाँ पे आ जाएगी, 2 है तो इसकी वैल्यूज यहाँ पे आ जाएगी, -2 है तो इसकी वैल्यूज यहाँ पे आ जाएगी। और आप देख सकते हैं कि ये -इंफिनिटी से +इंफिनिटी की वैल्यू को मैप कर रहा है बिटवीन 0 एंड 1। तो यहाँ पे इसी चीज को फॉर्मुलाइज किया है। वी विल कंप्यूट w का w.x प्लस बायस या θ.x प्लस θ0, और हम इसको पास करेंगे सिग्माइड फंक्शन को, चाहे हम C से पास कर लें, और वो हमें प्रोबेबिलिटी रिटर्न करेगा। सो जब वो प्रोबेबिलिटी रिटर्न करेगा तो उसके लिहाज से हमें अब क्लास 1 की प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करनी है, और इसी लिहाज से हमें क्लास 2 की प्रोबेबिलिटी को, सॉरी क्लास 0 की प्रोबेबिलिटी को कंप्यूट करनी है। अब अगर हमने प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करनी है फॉर क्लास 1 मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू 1 गिवन x, इनपुट आ चुकी है, मुझे डिटरमिन करना है कि क्लास 1 से बिलोंग होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। अब क्या होगा, इस x के जो भी इनपुट फीचर्स हैं x1, x2, x3, उनको उनके रिस्पेक्टिव वेट्स w1, w2, w3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, देन उनको ऐड अप कर दिया जाएगा, प्लस बाय साइड किया जाएगा, उसको सिग्मॉइड में पास कर देंगे। सिग्मॉइड में पास किया तो आपके पास सिग्मॉइड इज इक्विवेलेंट टू दिस वन। नेक्स्ट, और अब आपके पास जो आंसर आएगा इस फंक्शन से आंसर आएगा दैट इज बिटवीन 0 एंड 1, और अगर ये फंक्शन आंसर देता है 0.5 या ग्रेटर देन 0.5, यानी अगर इसकी वैल्यू होती है ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5, तो आप इसको क्लास 1 से बिलोंग कर देंगे, एल्स क्लास 0। सिमिलरली अगर आपने क्लास 0 की प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करनी है, क्योंकि 2 क्लास प्रॉब्लम है और आपको पता है कि अगर 2 पॉसिबल आउटकम्स हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटी को एड अप करके आंसर 1 आता है, और अगर आपको इसकी प्रोबेबिलिटी पता चल गई तो 1 माइनस करके प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू 1 करके आपके पास आ जाएगा दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू 0। ये चीज़ यहाँ पे की जा रही है कि अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू 0 फाइंड करनी है तो आ जाएगा दैट इज 1/1 माइनस सिग्माइड ऑफ दिस, और जब हम 1 - 1/1 प्लस e करेंगे तो हमारे पास ये आ गया, और फिर इसका एलसीएम लिया और सॉल्व किया तो हमारे पास ये वाली प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 इस तरह हम कंप्यूट कर सकते हैं, और प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, और जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो इक्वल टू 1 आ रहा है। नेक्स्ट, सो जिस तरह अभी हमने देखा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू 0 फाइंड करना है, तो उसको हमने 1 माइनस करके सिग्माइड ऑफ दिस कर दिया, और फिर मेरे पास ये वाली एक्सप्रेशन आ गई, और हमें पता है कि सिग्माइड फंक्शन का एक रूल है दैट इज 1 माइनस सिग्माइड ऑफ x इज इक्वल टू सिग्माइड ऑफ x माइनस दिस। आप इस चीज़ को खुद वैलिडेट कर सकते हैं। अगर 1 माइनस दिस इक्विवेलेंट टू दिस है तो इट मींस ये वाली एक्सप्रेशन बराबर हो जाएगी इसके। तो अगर अब हम समराइज करें तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा सिग्माइड ऑफ w.x प्लस b। इस तरह हमारे पास y की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि इस इनपुट के गिवन x इज इक्वल टू दिस के इनपुट ऑब्जर्व हो चुकी है, और हमने y से बिलोंग होने की किस से बिलोंग होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, देन y इज इक्वल टू 0 गिवन x आ जाएगा सिग्माइड ऑफ माइनस दिस। सो ये जो z है ना x, आपने इसको इस x से कंफ्यूज नहीं करना, ये समझें कि सिग्माइड कोई भी इनपुट ले रहा है दैट इज z, तो 1 माइनस सिग्माइड ऑफ z इज इक्वल टू सिग्माइड ऑफ माइनस z। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पूरी इसमें जो भी इनपुट जा रही है उसके साथ माइनस है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा wx प्लस b। सो इन प्रोबेबिलिटीज आ गई, हमें पता चल गया। सो आप जिस तरह 2 क्लास प्रॉब्लम थी, तो अगर आपके पास
क्लास 1 से बिलोंग होने की प्रोबेबिलिटी आपके पास आ गई, और ये किस तरीके से आई, दैट इज सिग्माइड ऑफ W ट्रांसपोज X प्लस B। और अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू कर लें, या जो भी आपने थ्रेशोल्ड डिफाइन कर लें, ग्रेटर देन 0.5 है तो आपने इसको क्लास 1 कर दिया। ऑटोमेटिकली अगर उससे लेस है तो वो आपके पास 0 क्लास आ गई। और इस तरीके से 0.5 इज द डिसिएंट बाउंड्री। डिसिएंट बाउंड्री का मतलब है कि जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर आपके पास ये 2 क्लास प्रॉब्लम है तो आपने एक डिसिएंट बाउंड्री प्लॉट करनी है जिसकी बेस पे आप बता सकें कि उसके एक साइड पे एक क्लास है, दूसरी साइड पे दूसरी क्लास है। तो 0.5 के थ्रू हमने डिसिएंट बाउंड्री डिसाइड कर ली, और अब हम 0.5 की बेस पे थ्रेशोल्डिंग करके इनपुट को रिस्पेक्टिव क्लास असाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोबेबिलिस्टिक, ये उसी चीज़ को डिफाइन किया जा रहा है कि अगर आपके पास क्लास 1 से बिलोंग होने की प्रोबेबिलिटी है, आपके पास इस तरह हम क्लास 1 से बिलोंग होने की प्रोबेबिलिटी डिफाइन कर लेंगे, और 0.5 की बेस पे थ्रेशोल्डिंग है तो ऑटोमेटिकली 0.5 से ग्रेटर वैल्यू आ रही है तो हम उसको क्लास 1 से बिलोंग कर देंगे। अगर मेरे पास ये डिसिएंट बाउंड्री है तो इट मीन्स तमाम के तमाम जो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू है, इसको हम चाहे जी कह लें, वो इससे अगर ग्रेटर आ जाती हैं तो आंसर क्लास 1 से बिलोंग करवा देंगे, अदरवाइज क्लास 0 से बिलोंग कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि अगर हमने इस चीज़ को फाइंड करना तो यहाँ पे W डॉट एक्स प्लस बी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 हो जाती है तो ऑटोमेटिकली जब हम इसको पुट करेंगे सिग्मॉइड में W ट्रांसपोज तो उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0. उसकी जो प्रोबेबिलिटी रिटर्न करेगा दैट इज 0.5 से ग्रेटर, और इस तरह हम इसको ये क्लास 1 असाइन कर देंगे, अदरवाइज 0। सो होपफुली आपको हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो चुकी होगी। कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल से चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।